हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का हंगामा खेज़ दिन अब से कुछ देर बाद ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ सुबह 10:30 बजे से लेके और अब से कुछ देर पहले तक, उसने जो बहरान चल रहा था सियासी, उसको मज़ीद गहरा कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उन्होंने 1 बजे समाअत रखी थी जो पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो पटिशन्स आई थी उनको सुनने के लिए। मगर उससे पहले सुबह 10:30 बजे PDM के तमाम रहनुमाओं बशमूल मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मुतालबा किया कि अदालत जो है वो जब तक फुल कोर्ट बेंच बनाए, वरना ये केस जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मरियम नवाज़ ने अदलिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि फ़िक्स्ड बेंचेस बन रहे हैं और बेंच फिक्सिंग हो रही है उनके मुताबिक। और उसके बाद जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हुई, थोड़ी देर के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत 1:30 बजे के करीब शुरू हुई, जो 8 घंटे जारी रही। जिसके बाद जो 3 रुकनी बेंच है उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद की उस मुतालबे को कि फ़ुल कोर्ट बनाकर इस केस की समाअत की जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। जिसके थोड़ी देर बाद, यानी अब से कुछ देर पहले, हुक्मरान इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल जो समाअत होनी है इस केस की, उसके बाइकआउट का ऐलान कर दिया, यानी खुली ऐलान जंग हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। तो क्या उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी समाअत से पहले? क्योंकि उनके जब वकला दरख्वास्त कर रहे थे, इस पे बहुत सवालात हैं। वुस्ता साहब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो साफ साफ यही लग रहा था कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको कोई उम्मीद तो है नहीं इस केस से। और बहरहाल जैसा भी जो कुछ भी पंजाब में हुआ, उसमें अक्सरियत तो PTI और काफ लीग की थी। तो ये मुस्तरद वोटों वाली जो लास्ट मिनट गुगली कराई गई थी, तो मेरे ख्याल में मेरा अपना अंदाज़ा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को अंदाज़ा था कि शायद अदालत में ना ठहर पाए, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 63A में यही जजेस फ़ैसला दे चुके हैं कि इख्तियार जो है वोटों को मुस्तरद करने का वो पार्लिमानी पार्टी लीडर का है, ना कि पार्टी सरबराह का। और आज समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी यही चीज़ कही कि 18वीं तरमीम से पहले ये इख्तियार जो था वो पार्टी सरबराह के पास था कि वो कोई भी हिदायत जारी कर सकता है पार्लिमानी पार्टी को। मगर उनके मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद इस इख्तियार को पार्लिमानी पार्टी को मुंतकिल कर दिया गया। अब जो डिबेट अदालत के सामने है, जो नुक्ता, वो ये है कि क्या पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है उसके कहने के ऊपर पार्लिमानी पार्टी एक्ट करेगी या पार्टी सरबराह के कहने के ऊपर। तो जो आज रिमार्क्स आए हैं, और पहले भी जो समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस ने कहा था प्राइमा फेशाई, यानी बज़ाहिर ये लगता है कि ये इख्तियार जो है वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर के पास है। तो मगर जैसे होता है, हुक्मरान इत्तेहाद ने अब जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में नया नहीं है। 90 की दहाई में बहुत ऐसा कुछ हो चुका है। गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान जितने भी मलाखड़े हुए हैं या जो इख्तलाफात पैदा हुए, उनका नतीजा अच्छा नहीं निकला। हुकूमतें गई, एक मौके पर चीफ जस्टिस भी गए। तो ये सारी सूरत हाल, क्या हम 90 की दहाई में वापस हैं? ये जो कन्फ्यूजन है, पार्लिमानी लीडर का फ़ैसला चलेगा या पार्टी सदर का फ़ैसला चलेगा, ये कन्फ्यूजन दरअसल इसलिए पैदा हुआ कि इमरान ख़ान का जो लेटर था एस पार्टी सरबराह, वो सर्कुलेट हुआ कि फ़लाँ को वोट देना है और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस दायर कर देंगे। ये इनका PDM वालों का एक दलील है कि जब वो कर सकता है, वो करता है, तो आपको नज़र नहीं आता। चौधरी शुजात पार्टी सदर के तौर पे करता है तो वो नज़र आता है। ये आधी हकीकत बयान कर रही है PDM, ज़ाहिर अपनी हकीकत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वजह यह है कि इमरान ख़ान जो हैं वो कायदे ऐवान भी थे, वज़ीर आज़म के तौर पे, और पार्टी चेयरमैन भी थे। तो उनका जो ख़त है वो बतौर चेयरमैन आप रीड कर सकते हैं, और चूँकि कायदे ऐवान थे लिहाजा पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पे भी कर सकते हैं।
चौधरी शुजात का मसला ये है कि ये पार्टी के सदर तो हैं, लेकिन पार्लिमानी पार्टी के लीडर नहीं हैं। अब ये बहस भी जन्म लेती है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, कि जनाब पार्टी से पार्लिमानी पार्टी पैदा होती है, मदर पार्टी से, या पार्लिमानी पार्टी से मदर पार्टी जन्म लेती है। इसलिए कि मदर पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसकी बुनियाद पे जो उसे सीटें मिली तो उससे पार्लिमानी ग्रुप बन गया। तो जैसे ही असेंबली टूटेगी पार्लिमानी पार्टी का वजूद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मदर पार्टी का वजूद कायम रहेगा। तो ये भी एक मंतक है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, हमें भी, कोर्ट को भी, वकला को भी, सियासतदानों को, सभी। ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं कि जी ये 3 जजेस, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्हीं पे है ना ये 3 बेंच, 3 रुकनी बेंच। ये अभी पिछले 2-2.5 महीने पहले की बात है। यही जज, तीनों जज एक 5 रुकनी बेंच में शामिल थे और उन्होंने 5-0 के बुनियाद पे एक फ़ैसला दिया कि ये जो पार्लियामेंट तोड़ने का फ़ैसला है सदर का, ये गैर आइनी है, लिहाजा पार्लियामेंट बहाल की जाती है। तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस जहाँ से मुअत्तल हुआ था वहीं से शुरू होके उसी दिन पाया तकमील तक पहुँचेगा। ये तीनों हजरात उस बेंच के भी मेंबर थे। तब आपको याद है कि हिज़्ब इख्तिलाफ थी PDM, उसने क्या कहा था इस बेंच के बारे में, इंसाफ की फतह और फलाना ये है वो है, हालांकि ये तीनों जज उसमें शामिल थे। अच्छा, अब मसला ये है कि मसला कहाँ से शुरू होता है कि जो एक और बेंच बना 5 रुकनी, जिसने के पंजाब असम्बली के 25 अरकान के बारे में आर्टिकल 63A की तशरीह की, उसमें भी ये तीनों जजेस मौजूद थे और इनके अलावा जो जज थे वो जस्टिस मजहर आलम मियां और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल वो भी थे। इस बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला किया कि 63A के तहत ये डिस्क्वालीफाई हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा जो है ये इनके वोट काउंट ना हो, जी, है ना। अच्छा, उसमें मजहर आलम मियां खेल और जमाल खान मंदूखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा और वो इख्तलाफी नोट आप अभी मुझे बता रहे थे, वो ये था कि अगर हम ये इस्तदलाल को मान लेते हैं, आर्टिकल 63A की तशरीह, उनका ये कहना था कि ये फिर असर नौ आइन लिखने के मुताबिक है जिसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास बहरहाल ऐसे फैसले भी होते हैं। पहला फैसला जो पार्लियामेंट की बहाली का था वो मुत्तफ़िक़ का था, यही बेंच था। दूसरा फैसला इसी बेंच ने 3-2 के स्प्लिट से कर दिया, ठीक है। उस वक्त भी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि भैया ये जो हैं 3 जजेस ये कुछ सियासी झुकाव इनका किसी और तरफ है, ना ही। लेकिन अब जो डायरेक्ट हुआ है सिलसिला कि इसमें इन्हें डिफीट नज़र आ रही है, बिल्कुल, हुक्मरान इत्तेहाद को। अच्छा, हुक्मरान डिप्टी स्पीकर अगर ये करते कि वो जो ख़त था चौधरी शुजात का, अगर वो वोटिंग से पहले कह देते कि ये मुझे ख़त मौसूल हुआ है जिसकी रूह से 10 अरकान जो काफ के हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनके वोट काउंट नहीं होते, और मैं सुप्रीम कोर्ट का जिस बारे में फ़ैसला है उसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये वोट नहीं डाल सकते। आज जो लॉयर हैं उन्होंने ये कहा, अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये ख़त जो है ये पहले मौसूल हो गया था, और ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड भी लेके आए हुए थे आज अदालत के अंदर,
मंसूर आवाम यानी जो उन के दस अरकान वकील तक हैं, पहुंच गया था। वो ये कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास जो हुए थे उससे पहले एक ख़त वो मौसूल हो गया था। मौसूल किसे हुआ था? डिप्टी स्पीकर जिनके बारे में खत था, क्या उन्हें मौसूल हुआ था? नहीं, अभी तक उसकी नहीं हुआ ना, उसकी तो तस्दीक नहीं हो सकी। तो ये सारा खेल इसलिए मशकूक हो जाता है। अगर होता ये कि जी वोटिंग से पहले डिप्टी स्पीकर कहते भाई साहब ये खत है, आप लोगों को मौसूल हुआ, इसलिए कि सब शजदर थे ना, 10 के 10। अच्छा, अब उस खत में एक मज़ाक़खेज़ सूरत हाल ये है कि अगर पार्लिमानी पार्टी हमजा शहबाज को वोट देती है काफ की, तो इसका मतलब है कि परवेज इलाही भी पाबंद है उस खत के तहत, यानी वो भी हमजा शहबाज को वोट, तो फिर वो चीफ मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट कहाँ से होंगे? सही बात। ये कई चीजें हैं, कई लकूनाज हैं जिन पे के ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब जो इसने पीडीएम ने फैसला किया है, मेरा ख्याल है कि इसमें जज्बातियत का दखल ज़्यादा है। ये जो टेक्निकल बड़े बड़े खला मौजूद हैं जो पंजाब असम्बली में उस दिन हुआ, खत के से पहले और ख़त के बाद, मेरा ख्याल है ये भी उसे ध्यान में रखने चाहिए। मेरे ख्याल में तो उन्हें नज़र आ रहा था कि क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कमज़ोर फुटिंग के ऊपर हैं इस सारे मामले में। हाँ। तो उन्हें नज़र आ रहा था, लिहाजा आपको पता है कि फिर ये लेकिन अब मैं जितना आप मड स्लिंगिंग कर लें। अब मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा कि अदलिया को फुल कोर्ट बेंच क्यों बनाना चाहिए। 2-3 मिनट इस पर भी मैं बात करूँगा, वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले मैं और मुबशिर ये बात कर रहे थे कि आज 3 रुकनी बेंच के बारे में पीडीएम का रवैया मंतकी है, ज़्यादा है या जज्बाती ज़्यादा है, उस पर गुफ्तगू हो रही थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ी देर इस पर भी बात करना चाहूँगा कि अदालत को बड़ा बेंच तश्कील देने के बारे में ये जो फ़रीक़ हैं, इनके जो इतराज़ात हैं, इन्हें संजीदगी से क्यों कंसीडर करने की ज़रूरत है। देखें, ये हमारा सिस्टम पूरा गोरे ने बनाया है, जो भी अदालती निज़ाम है। रिवायत ये है कि अगर कोई जज ये महसूस करे कि उस पर प्रेशर है किसी भी तरफ से, या एक स्पेसिफिक मुकदमे से उसके ज़ाती मफादात का टकराव हो रहा है, या एक फ़रीक़ उस पर अदम एतमाद का इजहार करता है, तो ये जज के ज़मीर और सवाबदीद पे मुनहसर है कि वो अपने आप को रिक्यूज़ कर ले, बेंच टूट जाता है, नया बेंच तश्कील पा जाता है। हम रोज़ाना इस तरह की बातें देखते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ एक फ़रीक़ जो है वो खुल के कह रहा है कि हमें इस बेंच पे एतमाद नहीं है, तो ये उसका हक़ है उस फ़रीक़ का कि वो एतराज़ कर सकता है। अब ये जजों की सवाबदीद है कि वो उसको किस तरह लेते हैं। तो मामला जो है वो सवाबदीद का लगना चाहिए, ये ना लगे कि अना बीच में आ गई है। इसलिए कि जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, इंसान तो है ना आप भी, तो अना बाहर छोड़ के आते हैं। और जज का ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि वो बतौर जज हो, वो एक आम आदमी नहीं होता उस वक्त, इसलिए कि वो अपने तय ज़िंदगी और मौत के फैसले कर रहा होता है उस कुर्सी पे बैठ के। इतनी बड़ी कुर्सी होती है वो। अच्छा, मेरा उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका एक तरीका है ना। आपने अगर अदालत में रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है, लॉयर के थ्रू उस पर डिबेट हो जाती है। यहाँ ये हुआ कि हियरिंग से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हाँ, वो पूरी देखिए पूरी एक फजा अगर आपने पूरी फजा बनाई गई, उससे ये लगा कि आप अदालत पे, बिल्कुल सही बात है, आप अदालत पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन मैं अब दूसरी साइड से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये हो, मतलब वो प्रेशर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं साहब हमें आप पे एतमाद नहीं है। यहाँ तक भी अच्छा, ये उन्होंने, ये इस पे बात हो सकती है कि उन्हें इतना एग्रेसिव होना चाहिए था कि या ना हो। एतमाद नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये बेंच फिक्सिंग हो रही है, आप नहीं, ये तो फिर आगे की बात है, ये गलत बात है, ये तो तसादुम की तरफ ले जाने वाली। अच्छा, मैं अपनी बात मुकम्मल ये करना चाह रहा हूँ कि ये हक है साइल का और जज का भी ये है कि वो अपनी सवाबदीद पे अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर ले कि यार मैं उठ जाता हूँ, किसी और को बैठा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अदलिया के साथ जो है बदज़नी क्यों है? ज़ाहिर है कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इसकी तारीख़ी वजूहात हैं।
मसलन जस्टिस मुनीर का नज़रिया ज़रूरत, अब वो कोई नहीं कोट करता, बल्कि वही बरादर जज जो बाद में 2 नस्लों बाद आया वो कह रहे हैं जी हमने दफन कर दिया, हालांकि भैया उस ज़माने के चीफ जस्टिस का फैसला था। वहाँ से है भुट्टो केस, जिसको आज अदालती मर्डर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब हाई कोर्ट में ये मुकदमा था तो खुल के मुलजिम कह रहा है कि मुझे मौलवी मुश्ताक पे एतमाद नहीं है, ये मुझे इंसाफ नहीं दे सकता, लेकिन बज़िद उनको रखा गया, उनको तब्दील नहीं किया गया या वो खुद नहीं उठे, तो उन्होंने जो फैसला था वो दे दिया। उसके बाद जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम वो खुद कह चुके हैं कि हम दबाव में थे। इसका मतलब है कि इंसाफ भी, जिसे हम इंसाफ कहते हैं, बेदाग होना चाहिए। बास फैसलों में वो बेदाग नहीं होता और जजेस खुद भी एतराफ़ करते हैं। इसी तरह जस्टिस अनवारुल हक, उन्होंने वैलिडेट किया ज़ियाउल हक को, और फिर वो जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था। इसी तरह जस्टिस इरशाद हसन खान, जिन्होंने मुशर्रफ का जो है वो वैलिडेट की इजाज़त। तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो अदलिया की शोहरत की राह में हैं, ये भुलाए नहीं भूलते। माफ़ किया जा सकता है लेकिन तारीख की याददाश्त इन्हें भूलती नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि लार्जर बैंक की ज़रूरत क्यों है। ये जो फैसला था 63A का 5 रुकनी बेंच का, इसमें 3 जजों ने कहा कि जी वो डिस्क्वालीफाई हैं, 2 ने इख्तलाफी नोट लिखे। अगर तो ये 5-0 का फैसला होता तो हम इस वक्त ये डिबेट ना कर रहे होते। चूँकि ये इख्तलाफी फैसला है, लिहाजा इसको भी देखना चाहिए कि उन्होंने इख्तलाफी नोट क्या लिखा। हालांकि फैसले में उसकी हैसियत उस तरह से नहीं होती, हाशिया बन जाता है, लेकिन चूँकि मामला इस वक्त बहुत नाजुक है इसलिए देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब तक उसके तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है, अब तक आ जाना चाहिए था। अगर वो आ जाता तो हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी फाउंडेशंस हों कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कहने में हक़ बजानिब होते कि यार ये फ़ैसला ठीक है, आप तासुब ना करें। एक और बात, ये जो कहते हैं कि जी इमरान खान जो है प्रेशर डालता है और करता है, मैं मान लेता हूँ ऐसा ही है, बहुत प्रेशर आता है, लेकिन सवाल ये कि इस मुल्क में दूध का धुला कौन है। बिल्कुल। फिर मुझे 97 का याद आ जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का वाक़या हुआ था, और फिर उससे पहले सियासी बुनियादों पे सियासी हुकूमतों ने या फ़ौजी हुकूमतों ने पसंद नापसंद की बुनियाद पे तकर्रुरियाँ की, आला जुडिशरी में, उज़्मा में भी और आलिया में भी। सीनियरिटी को कभी आप कंसीडर कर लेते हैं, कभी वो उसूल पसे पुश डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक तासुर बनाती हैं कि कोई दूध का धुला नहीं है। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें अदलिया भी शामिल है, कि जो कुछ हुआ है वो तासुर बहाल करने के लिए कुछ तो करें ना। किसको कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये चीज़ तो तब हो कि जब दोनों साइड से एक चीज़ लीगली उसको फाउंडेशन पे लड़ा जाए। ये तो एक सियासी केस की बुनियाद के तौर पे इसको लड़ा जा रहा है, जिसमें पीडीएम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जितना कीचड़ उछाल सकते हैं वो उछालेंगे, और जाहिर है उसने जजेस, चीफ जस्टिस को भी एंगर किया है, और उसकी जो भी वजूहात हैं उसके बाद हमने ये देखा, और आज जजेस ने 8 घंटे जो सुना तो उन्होंने बार बार ये कहा कि आपने 18वीं तरमीम में ये चीज़ की। तो बात यह है कि फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमारे यहाँ इस पोजीशन में रह गया है कि वो आइन और कानून के तहत फैसला करे। अगर अदलिया भी डेडलॉक में जा रही है, मुकन्ना भी डेडलॉक में जा रही है, पॉलिटिकल क्लास भी डेडलॉक में जा रही है, तो इस प्रोग्राम के आखिर में हमें फातिहा भी पढ़ लेनी चाहिए, मेरा ख्याल है। मौजूद है एजाज सैयद, जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं। जो कुछ आज हुआ है, आपकी तलात क्या है कि पीडीएम को एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, जब ही उन्होंने सुबह एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, माहौल बना दिया? बिल्कुल मुबश्शिर साहब, पीडीएम को ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, और पीडीएम को इस बात का इसलिए से पता था कि पीडीएम
2 रोज पहले से ही एक फिजा बना रही थी। मैं अगर कल रात को चला जाऊं तो कल रात मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाद में पीडीएम वालों ने भी की थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था, उसमें भी उन्होंने मुतालबा यही किया था। और उसमें तो बैनुस्सतूर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि बाज जो अफराद हैं वो अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे थे नाम लिए बगैर अदलिया के हवाले से, क्योंकि मेरी बाद में भी कुछ लोगों से बात हुई इस हवाले से। जाहिर है इसकी तफसील में नहीं जाना चाहिए, तौहीन अदालत ना हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान कानून के दायरा कार में रहते हुए अदलिया के बाद जजेस के ऊपर एतराज कर रहे थे, और बाद में पीडीएम ने भी किया। और आपको पता है आज सुबह पीडीएम ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लार्जर बेंच होना चाहिए। फिर इत्तेफाक की बात है, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के कमरे में मैं चला गया, तो हैरान कुन बात यह थी कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार के जो गुज़िश्ता 6 सदूर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार की जो मौजूदा क़यादत है उसके अहम ओहदेदार वो वहां पर मौजूद थे। उनसे बातचीत हुई तो 6 के 6 साबिक सदूर ने और मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने सब ने कहा कि देखिए ये एक अहम कौमी मामला है, इसके ऊपर एक लार्जर एक फुल कोर्ट बनना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये राय ना आए कि मखसूस जज ही बाद सियासी फैसले करते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि दिन 1 बजे जब ये कार्रवाई ये तो एजाज ये तो जाहिर है सब ने देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि 3 रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्त की मुस्तरद कर दी? जी, 3 रुकनी बेंच की जो वजूहात हैं बज़ाहिर तो वो लीगल वजूहात बताई जा रही हैं। जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर हुआ जिसमें सबसे ज्यादा मैं कहूँ सख्त आर्ग्यूमेंट है वो इरफान कादर साहब ने दिया। तो कोर्ट ने शुरू से ही ज़हन बना लिया हुआ था कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट एंड पे आके कोर्ट ने ऐलान किया कि हम दरखास्तें मुस्तरद करेंगे। आपको पता है कोर्ट अच्छा इरफान कादिर के क्या आर्गुमेंट्स हुए, जो पिंग पोंग क्या हुई, क्या बंदयाल के साथ शुरू में तो बड़ा क्या गुफ्तगू हुई उनकी जजेस के साथ? इरफान कादिर जो है आपको पता है साबिक जज भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं। तो पहले तो इरफान कादिर साहब को इंटरप्ट कर रहे थे कोर्ट में, वो अपनी बात करना चाह रहे थे, तो जजेस ने उनको डांट पिलाने की भी कोशिश की और जजेस ने कहा कि अगर आपने इंटरप्ट किया हमें तो हम आपको कहेंगे आप अपनी निश्चित पर बैठ जाए। फिर इरफान कादिर साहब बड़े धीमे अंदाज में मुस्कुराते हुए आए, उन्होंने कहा जी ठीक है आप हमें डांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका राइट है, लेकिन मैं आपको नाराज करने नहीं आया, मेरी आर्ग्यूमेंट सुनने। फिर उन्होंने मुख्तसर से अंदाज में अपनी आर्ग्यूमेंट दी और उनकी आर्ग्यूमेंट क्या थी, उन्होंने कहा कि देखिए वज़ीर साहब अभी जो इब्तिदाई में जो आपने कहा मुझे लगा कि शायद आप प्रोसीडिंग के अंदर बैठे हुए थे। तो इरफान कादिर साहब ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि देखिए कि जब किसी जज के ऊपर या बेंच के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज हो जाता है या बायस का शायबा भी आ जाता है तो उस बेंच को असर नौ तश्कील दिया जाता है, वो जजेस जो है वो पीछे चले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए कि आपने जो पहले गलत फैसला किया था उसी के तनाजुर में अब ये इस केस की आप समाअत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए आप सियासतदानों पे इल्जाम लगाते हैं कि सियासतदान एक पेज पे नहीं है, देखिए आप एक पेज पे नहीं है। ये इरफान कादिर जजेस को मुखातिब होते हुए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक पेजेस पे हैं तो फुल बेंच तश्कील दीजिए, पता लग जाएगा कि ओवरऑल कोर्ट का माहौल क्या है और इससे जो लोगों के जो खदशात हैं वो भी दूर होंगे। तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट थे। और उसके बाद इरफान कादिर रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद खोसा को और उसके बाद एक बड़ी अच्छी और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू इरफान कादिर साहब के साथ बात अगर किसी ने की है तो वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने की है जो कि चौधरी शुजात के वकील थे। तो उनका मैं आखिरी कोट जो है ना मैं वो जरूर आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने अंग्रेजी जुबान में कहा कि we have seen the wonders of Sharifs and we have also seen the past glorious past of Chaudhrys of Gujarat. Heavens would not fall if
any one of them, यानी कि हमजा और परवेज इलाही would become chief ministers, but heaven would fall if people would carry a perception that few judges are making the political decision. यानी कि उन्होंने कहा कि हमने शरीफों के जो जादू हैं वो भी देखे हैं और गुजरात के चौधरियों की जो दरख्शंदा माजी है वो भी देखा है, और कुछ पहाड़ नहीं टूटेंगे अगर परवेज इलाही या हमजा शहबाज वजीर, इन दोनों में से कोई एक वजीर आला बन जाए, लेकिन पहाड़ उस वक्त जरूर टूटेंगे जब लोग ये तासुर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के महज चंद जजेस सियासी फैसले कर रहे हैं, चंद जजेस। अच्छा, लेकिन एजाज, ये सियासी फैसले जो है अगर पार्लियामान में नहीं होते, मैं आर्गूमेंट से कर रहा हूँ, तो ये जब आप अदलिया के पास लेके जाते हैं और दोनों पार्टीज लेकर के गई हैं इसको, तो जो भी फिर फैसला आता है तो फिर तो आप अदालत के रहमो करम पर है ना, आप अदालत के साथ तो सियासत नहीं खेल सकते। अगर सियासी फैसला है तो उसका हल पार्लियामान में होना चाहिए या इन दिस केस पंजाब असेंबली में होना चाहिए था, मगर ये चीज़ हमेशा दहलीज पे आ जाती है अदालत की। फिर जो भी फैसला है, एक पार्टी कहती है कि जनाब ये तो बायस्ड हैं, दूसरी पार्टी कहती है नहीं नहीं बिल्कुल हक पे फैसला आया है। तो ये तो एक चीज़ हम देख रहे हैं मुसलसल हुए चले जा रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ चला जा रहा है। लेकिन इरफान कादर ने ये जो बात आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर इरफान कादर ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि ये भी देखना चाहिए कि ये मामलात क्यों आते हैं यहाँ पर। बात तो ये है ना मुबश्शिर साहब कि अदालत में सियासत होती रही है और माजी में भी, और अदालत भी सियासत करती रही है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये था कि एक फरीक ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और दूसरे फरीक ने इन पर एतमाद कर दिया, और अगर रिजेक्ट कर दिया था तो शायद उधर चले जाते। लेकिन सूरत हाल मेरे और आपके सामने है। जो फारूक एच नाइक है, उन्होंने अदालत में कहा था कि आइडियल बात तो यह है कि ये पार्लियामेंट के मामला अदालत में ना आए। तो फिर जज साहब ने भी, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी ये बात कही थी। लेकिन अब आए हैं तो ज़ाहिर कुछ करना तो। अच्छा एजाज, ये बताओ, आज अब तक जो हुआ, आधे घंटे पहले तक, सुबह से अब तक, आपको अब हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? वुसत साहब, आज डॉलर 234 रुपए हो गया है और पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होने की बजाय पॉलिटिकल क्राइसिस डीपन हुआ है, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस मुझे लगता है कि फर्दर भी डीपन होगा, और इसके जो बराह रास्त असरात हैं वो हमारी मईशत के ऊपर पड़ेंगे। इस बात की हीट जो है वो अदालत के अंदर भी महसूस हुई है। लेकिन मसला ये है कि इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए कोई भी आगे बढ़कर किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर वो पीडीएम के हक में फैसला देते तो तब भी तो क्राइसिस वहीं मौजूद रहता ना, या किसी भी फरीक के हक में देते तो दूसरा फरीक जो है खड़ा हो जाता कि जनाब ये तो फैसला आपने बायस दिया है। क्योंकि जजमेंट के ऊपर तो जाहिर है आप बहस कर सकते हैं और तनकीद भी कर सकते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है कि आप लेके खुद जाएं और बाद में ना माने। मुबश्शिर साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाती तो आज तो फवाद चौधरी साहब से भी सवाल हुआ था, उनसे पूछा गया था कि आपको किसी किस्म का कोई एतराज है फुल कोर्ट बाकी जजेस पे आप एतमाद नहीं करते, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर जो फरीक दोयम है उसको एतराज नहीं था तो तमाम जजेस आ जाते तो क्या फर्क पड़ जाता था। कम से कम ये बात अदालत के ऊपर तो दाग ना लगता ना। अब ये जो क्राइसिस डीपन हुआ है, दो इसमें फरीक हैं, इसमें इमरान खान साहब भी हैं और पाकिस्तान ये जो पीडीएम है इनकी जमातें भी हैं। ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी फौजी एस्टैब्लिशमेंट है वो तो कह रही है कि हम न्यूट्रल है, लेकिन अदालती एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जब ये केस सुन रही है तो अब इल्जाम तो अदालत के ऊपर भी आएगा, और लग गया आपको इल्जाम। आज जब तमाम पीडीएम के लीडर्स खड़े होके कहते हैं कि हमें इन 3 जजेस पे एतमाद नहीं, तो दाग किसके ऊपर लगा? दाग तो फिर अदलिया के ऊपर लग गया। तो ये ना होता अगर वो बड़ा फैसला दे देते, फुल कोर्ट को बुला लेते, और फुल कोर्ट बुलाने में खदशा भी क्या था? मेरा नहीं ख्याल कि कोई खदशा था, और मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट भी आती तो लास्ट में हट के कोई फैसला। जो वुसत साहब की बात थी कि अब इन्होंने कर दिया है बाइकॉट,
तो अब क्या है, तो इन्होंने अपने हाथ से बॉल जो है वो पकड़ा दी है कि जनाब आप फिर जो फैसला करना है कर लें, हम नहीं उसको, ना ही उसका हिस्सा बनेंगे प्रोसीडिंग्स का, और ना ही क्राइसिस और परपिचुएट होगा, क्राइसिस तो और बढ़ेगा। जिस इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ आपने इशारा किया वो तो बहरान और शदीद हो जाएगा, तो इसमें तो भला किसी का भी नहीं है। नहीं, भला किसी का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पीडीएम ये सोच रही है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले हैं, उसी तरह ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं कि इनके साथ अदलिया की तरफ से ज्यादती हुई है, और शायद बाद में पीडीएम एस्टैब्लिशमेंट को भी इसका मुद्दे इल्जाम ठहराए। तो शायद ये उस तरफ मामला जा रहा है कि पीडीएम एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। पीडीएम को इस बात का नजर आ रहा है कि शायद अदलिया फैसला देगी और परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे, और अगर पंजाब के वो वजीर आला बन जाते हैं और मरकज में सिर्फ पीडीएम की हुकूमत रहती है, तो पीडीएम के लिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गो के पीडीएम के पास फिर भी कुछ ऑप्शंस होंगे निगरान हुकूमत बनाने के, और दीगर जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो उनके पास होंगे, लेकिन जाहिर है पंजाब सबसे बड़ी आबादी का, ये अगर प्रेशर पड़ जाएगा कि अक्टूबर नवंबर तक इंतखाबात कराएं, तो जाहिर है इनके लिए रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा अब तो। जी बिल्कुल, ये रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और शायद पीडीएम को इस बात का एहसास अब हुआ है कि उनका हुकूमत में आना एक गलती थी, और अब वो इस गलती को एक विक्टिम कार्ड के जरिए दुरुस्त करना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि वो खुलकर अदलिया का नाम ले रहे हैं और खुलकर अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। क्या कमाल सीन है कि 2012 या 13 में नवाज शरीफ अदलिया बचाने निकले थे, जी बिल्कुल, और गुजरांवाला पहुंच गए थे और अदलिया बच गई थी। अब इमरान खान के पास मौका है कि वो अदलिया को इज्जत दो का नारा लगा के जो है वो इधर भी उधर भी, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है सियासी जमातें बदल जाती हैं, तरीका वारदात जो है हर तरफ से एक ही रहता है। सियासी जमातें भी कहाँ बदलती हैं, वो तो टस से नहीं, बदलते से मुराद ये नहीं है कि उनकी नेचर बदलती है, सियासी जमातों के टाइप। अरे नेचर बदल जाती तो फिर मसला ही क्या था। अच्छा, वैसे मैं एक ऐड कर दूं, जी मैं एक छोटा सा ऐड कर दूं, वैसे ही तफन्ने तबाह के लिए आज इधर हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक मीटिंग हो रही थी, उधर इमरान खान साहब बड़े गौर से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की पल पल इतलात वसूल कर रहे थे अपने लीडरों से और टीवी चैनल्स के जरिए। पीडीएम एक अलग से मीटिंग कर रही थी, और आज रावलपिंडी में भी कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, जनरल बाजवा जो है वो आज कोर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। जाहिर है मुल्क की जो सूरत हाल है और सिक्योरिटी और ये सारी चीजें हैं, इसमें तफन्नुने तबाह क्या है। खैर एनीवेज, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सॉरी, हम आपकी तफन्नुने तबाह से महसूस होते रहेंगे अगले प्रोग्रामों में भी। फिलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।